आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th हिंदी एनसीईआरटी स्पर्श बुक का पार्ट 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ की लेखिका स्वयं बचेंद्री पॉल हैं और बचेंद्री पॉल जो हैं वो एक पर्वतारोही हैं, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। तो चलिए पहले हम इनकी जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। बचेंद्री पॉल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, यानी वो उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई करने के लिए सिलाई कढ़ाई करके पैसे जुटाने पड़े। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, मतलब उनको मनाया, राज़ी किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल करी। मतलब उनके घर में उनकी पढ़ाई के लिए पूर्णतः पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी आगे की पढ़ाई पूर्ण की। लक्ष्य के प्रति उनका ये समर्पण भाव ही उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिला पाया। यानी ये बचपन से ही अपने लक्ष्य के प्रति इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चय लिया हुआ था, जिसके कारण उनको आगे सफलता प्राप्त हुई। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ चढ़ने के लिए बोलता था, उकसाता था, तब इन्हें बहुत बुरा लगता था। ये सोचती कि भाई क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वो उनकी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल, इतना नाजुक क्यों समझते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन से ही पूरी होती रही, क्योंकि जो इनका परिवार था कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में बिताता और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई इलाके में। जिस मौसम में परिवार नीचे के तराई इलाके में बिताता था, उन समय इन्हें महीनों तक स्कूल जाने के लिए 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती और उतरनी पड़ती। इससे उनकी जो पढ़ाई थी वो भी पूरी हुई। उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज करनी शुरू करी कि जिन महिलाओं में ये साहस है कि वो माउंटेन की चढ़ाई कर पाएं, तो उस अभियान में शामिल होने के लिए महिलाओं की खोज करनी शुरू हुई। बचेंद्री ने इस अभियान दल में शामिल होने का निश्चय किया और ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ गईं। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही लिखा। प्रस्तुत अंश में उसी विवरण के बारे में दिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। यानी इसमें आपको हर पल के वर्णन किया गया है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पढ़ने वाला उनके कदम से कदम मिला रहा हो और सभी खतरों को खुद ही झेलता हुआ एवरेस्ट पर चढ़ रहा हो। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो ये तो थी बचेंद्री पॉल की जीवनी। अब हम उनके एक अनुभव के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो उनका जो एक शिखर यात्रा है, जो पहली चढ़ाई है, उसके बारे में उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल, अभियान यानी चढ़ने वाला दल, 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। लेकिन इससे पहले एक मजबूत अग्रिम दल को पहले ही भेजा जा चुका था। अग्रिम होता है जो पहले से ही गया हो, और वो इसलिए गया था कि बेस कैंप पहुंचने से पहले वहाँ का जो दुर्गम हिमपात का रास्ता है, दुर्गम यानी कठिन और हिमपात यानी बर्फ़ का गिरना, तो उस रास्ते की सफाई कर सके, इसलिए एक पहले ही मजबूत अग्रिम दल वहाँ भेजा गया था। नमचे बाज़ार, नमचे बाज़ार एक जगह है जो शेरपा लैंड के एक नागरीय क्षेत्र है और वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान पर और यहीं के आसपास के गांव में होते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहां सबसे पहले बचेंद्री ने एवरेस्ट को निहारा यानी देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है और उनको ये नाम बहुत अच्छा लगा।
एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसे प्लूम कहते हैं, देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता है और एक ध्वज जैसा, ध्वज होता है झंडा, ऐसा लगता है जैसे कोई झंडा लहरा रहा हो। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता है और बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर तक या फिर इससे लंबा भी हो सकता है। शिखर पर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना ही पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में। ये बात मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी, क्योंकि मुझे एक अलग ही लगाव था। इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी मैं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे तो हमने हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन होता है बर्फ का खिसकना, और वहाँ पर हमें एक दुखद समाचार मिला कि किसी शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के खिसकने से लोहत्से की ओर एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान जो थी वो खिसक गई थी। इसी के कारण एक 16 शेरपा कुलियों का दल में से एक की मृत्यु हो गई और उसमें से 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद यानी उदासी को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकारना पड़ता है। सहज यानी सरलता के साथ, यानी ये तो आम बात है। उपनेता प्रेमचंद्र, जो अग्रिम दल के नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अवगत यानी हमको वहाँ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 यानी 6000 मीटर, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर और झंडियों से रास्ते को चिन्हित करके सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। जायज़ा यानी अनुमान लगा लिया गया है कि कितनी बाधा आएंगी या और क्या परेशानियां आ सकती हैं, इस बात को भांप लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है, मतलब बर्फ़ गिरना रुकी नहीं है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यानी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो बर्फ़ के रास्ते साफ कर दिए गए थे वो दोबारा से बर्फ़ गिरने के कारण बंद पड़ सकते हैं और हमें वो काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। अभी तो एक की खबर सुनी गई थी और अब एक और खबर मिली मृत्यु की। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, यानी जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो बिल्कुल भी आशाजनक यानी आशा उत्पन्न करने वाली नहीं थी। कोई होप नहीं थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। तो यहाँ पर बचेंद्री बताती हैं कि इससे पहले वो 2 बार देख चुकी थीं, लेकिन एक ही दूरी से। बेस कैंप पहुँचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई, यानी हैरान रह गई। एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, एकटक देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अव्यवस्थित जो बिल्कुल भी किसी भी सही व्यवस्था में ना हो। खंडों होता है टुकड़ों में। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। और ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था, काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। हिमविदर यानी जो बर्फ़ में दरारें पड़ जाती हैं उसे बोलते हैं हिमविदर।
इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास यानी पूरे सफ़र के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन यानी 12 से भी ज़्यादा लोगों के, आरोहियों के और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के एक आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। यानी हमें पूरी तरीके से बताया गया कि जो अस्थायी पुल बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, रस्सियों वगैरह का उपयोग कैसे होता है, इस सब के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी दी गई। तीसरे दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम ही 2 महिलाएं थीं। अंगदौरजी, लॉबसोंग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए, अंततः यानी आखिरकार, और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी, यानी संतुष्टि थी और सही से हम चढ़ाई कर रहे थे। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य यानी हर सदस्य और हर शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया यानी नया नया जो काम सीखते हैं मैं वो हूँ। एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। और इस तरह से तेंजिंग ने मेरा हौसला बढ़ाया। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बुने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति भी थे। लॉबसोंग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात लगभग 12:30 बजे मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज होता है बर्फ का समूह, जो ग्रुप बन जाता है बर्फ का, उसे कहते हैं हिमपुंज। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ से इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गरजने के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। ये एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, यानी ये जो चीज़ हुई थी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुई थी, लेकिन सौभाग्यवश कोई मरा नहीं और सिर्फ सबको चोट लगी थी। लॉबसोंग अपने स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु, यानी जरा से भी देर हो जाती तो मृत्यु भी हो सकती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर निकलने में वो सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद पे बनाए गए स्ट्रेचर पर लिटा लिया गया था और हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट
और टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। सभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो मैंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो मैंने कहा, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तो यहाँ बचेंद्री जो थी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया कि आगे वो बढ़ें, और भी जो दल के लोग थे उन्हें भी प्रोत्साहित किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगी या आप डर के नीचे जाना चाहेंगी। तो उनका जवाब था ना। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए गर्म पानी करते देखा। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। यहाँ पर की, जय और मीनू ये सब उनके साथी थे जो उनके साथ चढ़ाई कर रहे थे। मुझे जय जनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने देखा कि वहाँ पर की है। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया, यानी हैरान हो गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतरोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थों से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। मतलब उसने मुझसे कोई और मदद नहीं ली। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत ही अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा, यानी बहुत मेहनत का कार्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे लौटकर आने में भी काफ़ी जोखिम उठाना पड़ेगा, काफ़ी खतरा होगा। मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था और साथ ही साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर अंगदौर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। उपस्कर है आरोही की आवश्यक सामग्री, मतलब जो भी ज़रूरत का सामान होता है उसे उपस्कर कहते हैं। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं, भुरभुरी यानी जिनका चूरा चूरा टूटने वाला हो, मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उसे हम जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत से काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए।
अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए, मतलब काफ़ी खुश हुए और उन्हें हैरानी भी हुई। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल में शिखर कैंप में पहुंचने में 4 घंटे लग गए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी कि हमारा बैलेंस बना रहे। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता शून्य का मतलब होता है कुछ भी देख पाना असंभव हो जाता है, तब हम कहते हैं दृश्यता शून्य हो गई। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। मतलब मेरे अंदर एक विचार आया कि सफलता जो है, जो मैं चाहती थी, वो काफ़ी नज़दीक है। 23 मई 1994 के दिन दोपहर लगभग 1 बजकर 7 मिनट पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी, और ये बात सोचकर बचेंद्री पॉल को बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपने आप को कुछ साबित करके दिखाया। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। जो ऊपर की चोटी थी वहाँ पर काफ़ी कम जगह थी, काफ़ी सकरी थी वो। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, यानी खड़े होने की जगह बनाई। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया, मतलब उस धरती को चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। मैंने उनको भी नमन किया। अंगदौर जी, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे प्रोत्साहित किया, मुझे प्रेरणा दी और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने बिना ऑक्सीजन की ये दूसरी चढ़ाई चढ़ी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू में हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी गई थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया था। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। अनूठी यानी अलग, अनोखी, और उपलब्धि यानी प्राप्ति। तो वो पहली भारतीय महिला थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तुम पे गर्व है और मैं ये बात तुम्हारे माता पिता को बताकर उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, यानी तुम्हारे जीवन में एक अनोखा बदलाव आएगा। तो ये तो पाठ हो गया, इसके शब्दार्थ हो गए, और इसके प्रश्न उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पाठ आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।